नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप सहायकाचार्य प्राणी शास्त्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मेसेल्सन व स्टाहल का प्रयोग। विद्यार्थियों, 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन व फ्रैंकलिन स्टाहल ने एक प्रयोग किया और उसके द्वारा सिद्ध किया कि ई कोलाई का गुणसूत्र यानी डीएनए अर्धसंरक्षी विधि द्वारा रेप्लिकेट या प्रतिकृति करता है या रेप्लिकेट होता है। इन्होंने ई कोलाई को कई पीढ़ियों तक भारी नाइट्रोजन, जिसको हम N15 से लिखते हैं, जो कि सामान्य हल्के नाइट्रोजन जिसे N14 कहते हैं का एक आइसोटोप है, इसके अंदर संवर्धित करवाया। ई कोलाई को भारी नाइट्रोजन के अंदर संवर्धित करवाया, यानी एक ऐसा मीडियम या माध्यम लिया जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 को डाला गया। इस प्रकार उत्तरोत्तर बनी ई कोलाई की नई पीढ़ियों के डीएनए में नाइट्रोजन 15 चला जाता है। जब ई कोलाई की नई प्रजातियां बनती है, पुत्री कोशिकाएं बनती है, उन कोशिकाओं के डीएनए में भारी नाइट्रोजन चला जाता है। डीएनए के घटक प्यूरिन व पिरिमिडिन क्षार में सामान्य नाइट्रोजन N14 पाया जाता है। सामान्य परिस्थिति की बात करें हम तब, जो किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? N15 के द्वारा। इसलिए N15 युक्त डीएनए का घनत्व N14 युक्त डीएनए से अधिक होता है। क्योंकि N15 भारी होता है, इसलिए इसका जो घनत्व होता है वो N14 जो हल्का डीएनए है उससे, N14 जो हल्का नाइट्रोजन है उससे अधिक होता है। विभिन्न घनत्व वाले अणुओं को इक्विलिब्रियम घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूज द्वारा अलग किया जाता है। ये तकनीक है जिसके द्वारा जो अलग अलग घनत्व के अणु होते हैं उनको हम अलग करते हैं। मेसेल्सन व स्टाहल ने भी इसी तकनीक की सहायता से डीएनए प्रतिकृति की अर्धसंरक्षी प्रकृति को सिद्ध किया। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डीएनए की प्रतिकृति के 3 मॉडल है, 3 विधि द्वारा वो रेप्लिकेट कर सकता है: संरक्षी विधि, अर्धसंरक्षी विधि व विस्तृत विधि। जिसमें से प्रयोग द्वारा मेसेल्सन व स्टाहल ने सिद्ध किया कि डीएनए केवल अर्धसंरक्षी प्रकृति द्वारा ही रेप्लिकेट करता है या प्रतिकृति बनाता है। इन्होंने N14 युक्त ई कोलाई के डीएनए व N15 युक्त माध्यम में संवर्धित कर रहे ई कोलाई के डीएनए को कई पीढ़ियों तक समयांतराल पर इस तकनीक के माध्यम से अलग किया। अलग अलग समय पर, एक पीढ़ी के बाद में डीएनए को अलग करके उसका सेंट्रीफ्यूज किया, फिर कुछ समय बाद, 2 पीढ़ियों बाद, फिर 3 पीढ़ियों बाद, उत्तरोत्तर पीढ़ियों के बाद उन्होंने डीएनए को बाहर निकाला, यानी ई कोलाई को बाहर निकाला, उसके डीएनए को बाहर निकालकर उसका सेंट्रीफ्यूज किया और अलग अलग बैंड प्राप्त किए। इन्होंने सीजियम क्लोराइड जो एक विलयन है, इसको टेस्ट ट्यूब में N14 व N15 युक्त डीएनए को लेकर उच्च गति पर सेंट्रीफ्यूज कराया। एक ऐसी टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर सीजियम क्लोराइड पहले से है। उस सीजियम क्लोराइड को यदि हम हाई स्पीड के ऊपर सेंट्रीफ्यूज करवाए तो उसकी एक सांद्रता प्रवणता बन जाती है। चूँकि डीएनए ई कोलाई का डीएनए और सीजियम क्लोराइड की सांद्रता लगभग बराबर होती है। N14 युक्त जो ई कोलाई का डीएनए है उसकी और सीजीएल की सांद्रता समान होती है। इसलिए जब सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं N14 वाले डीएनए को लेकर उस टेस्ट ट्यूब में, तब वह डीएनए वहाँ जाकर स्थिर हो जाता है जहाँ पर उस डीएनए की सांद्रता सीजियम क्लोराइड की सांद्रता के बराबर हो। जब सीजियम क्लोराइड युक्त टेस्ट ट्यूब को उच्च गति पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो एक प्रवणता निर्मित हो जाती है तथा N14 व N15 युक्त डीएनए टेस्ट ट्यूब में वहाँ जाकर स्थित हो जाते हैं जहाँ पर इनकी सांद्रता सीजियम क्लोराइड की सांद्रता के समान हो। अतः N15 भारी होने के कारण N15 युक्त डीएनए का बैंड नीचे चला जाता है। जो भारी होता है उसका बैंड नीचे आता है टेस्ट ट्यूब में, और जो हल्का होता है उसका बैंड ऊपर आता है। अतः N14 युक्त डीएनए का बैंड ऊपर आता है। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपना एक्सपेरिमेंट किया और क्या रिजल्ट प्राप्त हुई, और उन रिजल्ट के आधार पर उसने कैसे बताया कि डीएनए की प्रतिकृति अर्धसंरक्षी द्वारा होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या किया, उन्होंने N15 युक्त माध्यम में ई कोलाई को संवर्धित करवाया। जब संवर्धित कराया तब हमारे पास जो डीएनए है वो कैसा प्राप्त होता है, हमें N15 युक्त डीएनए हमें प्राप्त होता है। और इसका जब उन्होंने बैंड प्राप्त किया तब सेंट्रीफ्यूज करने पर वो बैंड सबसे नीचे
आया था क्योंकि N15 भारी होता है, इसलिए इसका बैंड सबसे नीचे आता है टेस्ट ट्यूब में। अगले स्टेप में क्या किया उन्होंने, N15 युक्त ई कोलाई वाले डीएनए को किस में डाल दिया, N14 युक्त संवर्धन माध्यम में, वहाँ ले जाकर उसको संवर्धित कराया ई कोलाई को N15 युक्त संवर्धित माध्यम से निकालकर N14 युक्त संवर्धन माध्यम में संवर्धित कराया। और जो प्रथम पीढ़ी संवर्धित कराते समय कुछ समय पश्चात जब वो ई कोलाई की प्रथम पीढ़ी बनती है, तब उसने ई कोलाई को निकाला, उसके डीएनए को निकाल के सेंट्रीफ्यूज किया और बैंड प्राप्त किया। तब कौन सा बैंड प्राप्त हुआ उन्हें, हाइब्रिड बैंड। यानी वो जो बैंड प्राप्त हुआ वो नीचे नहीं था, वो बीच में था। जो पहले बैंड प्राप्त हो रहा था उससे जस्ट ऊपर प्राप्त हुआ, उस समान स्थान पर वो बैंड प्राप्त नहीं हुआ। N15 और N14 युक्त था वो, क्योंकि N15 होता तो वो उसी स्थान पर प्राप्त होता। N15 और N14 का था कैसे, यदि हम देखें यहाँ पर, जब अर्धशक्ति प्रकृति द्वारा यदि रेप्लिकेट करें तभी हमारे पास N15 N14 वाले बैंड प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब ये आप देख रहे हो ऊपर की तरफ N15 है, जब ये रेप्लिकेट करता है तब एक N15 एक कोशिका में और दूसरा N15 युक्त डीएनए दूसरी कोशिका में चला जाता है, और नया जो बनता है वो N14 नाइट्रोजन क्षार युक्त डीएनए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डीएनए प्राप्त होते हैं वो उनमें एक सूत्र में N15 नाइट्रोजन होता है, दूसरे सूत्र में N14 नाइट्रोजन होता है। इसलिए हमें जो बैंड प्राप्त होता है वो कैसा होता है, N15 और N14 नाइट्रोजन युक्त हमें डीएनए का बैंड प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड बैंड। अगले स्टेप में फिर द्वितीय पीढ़ी में फिर संकरण, द्वितीय पीढ़ी का उन्होंने डीएनए लेके फिर उसका सेंट्रीफ्यूज किया, और अब हमारे पास जो बैंड प्राप्त हो रहे हैं उसमें आधे हमें ऐसे डीएनए प्राप्त हो रहे हैं जिसका बैंड सबसे ऊपर आ रहा है, यानी जिसको हम कह रहे हैं हल्का बैंड आ रहा है। वो क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि जब अगली पीढ़ी की हम बात करते हैं, अगली पीढ़ी में हमारे पास ऐसा डीएनए प्राप्त होता है जिसमें दोनों सूत्र N14 वाले होते हैं, जो हमारे पास दो प्राप्त हो रहे हैं यहाँ देखो। और ये जो N15 और N14 वाले हैं वो हमारे पास दो प्राप्त हो रहे हैं, यानी दो डीएनए से हमारे पास 4 डीएनए बन रहे हैं। 4 में से 2 डीएनए हमारे पास संकरण वाले हैं, हाइब्रिड वाले, और 2 पूरी तरह दोनों सूत्र उसके नए है, यानी उनके जो डीएनए हैं उनके अंदर नाइट्रोजन 14 क्षार है। इसलिए हमारे पास जो बैंड प्राप्त होते हैं वो आधे बैंड प्राप्त होते हैं हल्के वाले और आधे बैंड प्राप्त होते हैं हाइब्रिड वाले। आगे हम बात करते हैं, अगले स्टेप में हम जाएं, अगले स्टेप में फिर जाएंगे, तब हमारे पास जो हाइब्रिड डीएनए था उससे फिर एक नया हाइब्रिड डीएनए बनता है, और एक पूरी तरह नया यानी N14 और N14 नाइट्रोजन युक्त वाला डीएनए बनता है। और जो N14 युक्त नाइट्रोजन युक्त वाला डीएनए उससे दोनों ही N14 वाले नाइट्रोजन युक्त वाले डीएनए प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब उत्तरोत्तर नई पीढ़ी आएगी उसमें केवल 2 ही डीएनए संकरण वाले होंगे, हाइब्रिड वाले होंगे। बाकी जो जितने भी डीएनए बन रहे सारे वो कौन से वाले होंगे, उसमें दोनों सूत्र N14 नाइट्रोजन युक्त वाले होंगे। अर्थात आगे जो हमें फिर बैंड प्राप्त होंगे तब हमारे पास N15 N14 वाला सिर्फ एक बैंड प्राप्त होगा जो समान रहेगा, और जो N14 वाला है वो उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, यानी वो संख्या में ज़्यादा प्राप्त होंगे। तीसरी पीढ़ी तक इनका अनुपात देखें तो 3:4 हमारे पास N14 और 1:4 हमारे पास N15 N14 वाला डीएनए प्राप्त होता है। यानी यहाँ देखो टोटल ये 8 है, 8 में से 6 हमें प्राप्त हो रहे N14 वाले, और 2 हमें प्राप्त हो रहे N15 N14 वाले। तो इनका अनुपात हम देखें तो कितना आ जाएगा, वही 3:1। आगे फिर उत्तरोत्तर पीढ़ियों, फिर उन्होंने आगे जब किया उत्तरोत्तर पीढ़ियों में, तब जो बैंड प्राप्त हुई वो उसमें क्या हुआ, N15 N14 वाला तो वही सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो N14 वाला है उसकी मोटाई लगातार बढ़ती गई, यानी नए वो लगातार बनते गए। ये जो रिजल्ट उनका प्राप्त हुआ है इसी को यहाँ पूरा नीचे समझाया गया है। ये जो रिजल्ट उनको प्राप्त हुआ है वो क्या कहता है, वो यह कहता है कि डीएनए की प्रतिकृति अर्धसंरक्षी विधि द्वारा होती है। यदि अर्धसंरक्षी विधि द्वारा नहीं होती तब हमारे पास ऐसे बैंड नहीं प्राप्त होते हैं। ये बैंड इस चीज़ को सिद्ध करते हैं कि डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति
ही होती है। अर्धसेक्सी विधि द्वारा ही डीएनए रेप्लिकेट करता है। दोस्तों, ये मेसेल्सन और स्टाहल का प्रयोग था। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।